अध्याय 13। बावरे नैन मूडी। तूफान अगली सुबह तक शांत पड़ गया था। हालांकि बड़े हॉल की छत अब भी काले रंग की ही थी। जब हैरी, रॉन और हरमाइनी ने नाश्ते के समय अपने नए टाइम टेबलों पर नजर डाली, तब भी छत पर बादल घुमड़ते रहे। फ्रेड, जॉर्ज और ली जॉर्डन कुछ सीट दूर बैठकर अपनी उम्र बढ़ाने के जादुई तरीकों के बारे में बातचीत कर रहे थे, ताकि वे धोखा देकर त्रिकोणीय टूर्नामेंट में शामिल हो सकें। आज की क्लासें इतनी बुरी नहीं हैं, सभी क्लासें बाहर लगेंगी, रॉन ने कहा, जो अपने टाइम टेबल में सोमवार की क्लासों पर अपनी उंगली फिरा रहा था। मेहनतकश के विद्यार्थियों के साथ जड़ी बूटी विज्ञान और जादुई प्राणियों की देखभाल, लानत है, हमें इस साल भी नागशक्ति के विद्यार्थियों के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। दोपहर में ज्योतिष की 2 क्लासें हैं। हैरी ने टाइम टेबल को देखते हुए आह भरी। जादुई काढ़े को छोड़ दें तो ज्योतिष उसका सबसे कम प्रिय विषय था। प्रोफेसर ट्रेलोनी हमेशा हैरी की मृत्यु की भविष्यवाणियां करती रहती थीं, जिससे वह बहुत चिढ़ जाता था। हरमाइनी ने अपने टोस्ट पर बटर लगाते हुए कहा, तुम्हें भी मेरी तरह ज्योतिष विषय छोड़ देना चाहिए, तब तुम अंकों का जादुई महत्व जैसा अच्छा विषय पढ़ सकते हो। मैं देख रहा हूं कि तुम दोबारा खाने लगी हो। रॉन ने हरमाइनी को अपने बटर टोस्ट पर ढेर सारा मुरब्बा लगाते हुए देखकर कहा। हरमाइनी ने नाक चढ़ाकर कहा, मैंने यह फैसला किया है कि घरेलू जिन्नों के मुद्दे पर विरोध करने के इससे ज्यादा अच्छे तरीके हैं। हाँ, और तुम्हें भूख भी लग रही थी, रॉन उपहास भरी मुस्कुराहट के साथ बोला। तभी ऊपर से पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आई। खुली खिड़कियों से 100 उल्लू उड़ते हुए अंदर आए। वे सुबह की डाक लेकर आए थे। हैरी ने भी ऊपर देखा, लेकिन भूरे और मटमैले रंग के उल्लुओं के बीच उसे अपनी सफेद उल्लू हेडविग की कोई झलक नहीं दिखी। उल्लू टेबलों के चक्कर काटने लगे और उन लोगों की तलाश करने लगे जिनके नाम चिट्ठियां और पार्सल आए थे। एक बड़ा भूरा उल्लू उड़कर नेविल लॉन्गबॉटम के पास आया और उसने उसकी गोद में एक पार्सल डाल दिया। नेविल हमेशा कोई न कोई सामान घर पर भूल आता था। हॉल की दूसरी तरफ ड्रेको मैल्फॉय का ईगल उल्लू उसके कंधे पर बैठ गया। वह हमेशा की तरह उसके घर से चॉकलेट और केक लेकर आया था। अपनी निराशा के एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए हैरी अपने दलिये की तरफ मुड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हेडविग को कुछ हो गया हो और सीरियस को उसकी चिट्ठी ही न मिल पाई हो। वह तब भी चिंता करता रहा जब वह बगीचे के गीले रास्ते पर चलकर ग्रीन हाउस नंबर 3 की तरफ गया। वहां पर उसका ध्यान प्रोफेसर स्प्राउट के दिखाए गए पौधों पर लग गया। हैरी ने आज तक इतने बदसूरत पौधे नहीं देखे थे। वे पौधे कम और घोंघे ज्यादा लग रहे थे। वे मोटे, काले और बड़े घोंघे जैसे दिख रहे थे, जो मिट्टी में से सीधे ऊपर की तरफ निकल रहे थे। वे थोड़े हिल रहे थे और उनमें से हर एक में कई बड़ी मोटी गांठें थीं, जिनमें शायद रस भरा था। अम्लकंद, प्रोफेसर स्प्राउट ने उन्हें बताया। उन्हें दबाकर फोड़ना पड़ता है, तुम्हें उनका रस इकट्ठा करना है। क्या? सीमस फिनिगन ने कहा। उसकी आवाज में विद्रोह की झलक थी। रस फिनिगन, रस, प्रोफेसर स्प्राउट ने कहा, और यह रस बहुत कीमती होता है, इसलिए इसे बर्बाद मत करना। तुम इस रस को इन बोतलों में इकट्ठा करोगे। ड्रैगन के चमड़े वाले अपने दस्ताने पहन लो। अम्लकंद के शुद्ध रस से चमड़ी जल सकती है। अम्लकंद को दबाना थोड़ा घिनौना तो था, लेकिन इसमें थोड़ा मजा भी आ रहा था। हर गांठ के फूटने पर काफी सारा पीला, हरा और गाढ़ा रस बाहर निकलता था, जिसमें से पेट्रोल जैसी बदबू आती थी। उन्होंने प्रोफेसर स्प्राउट के कहे अनुसार रस को बोतलों में भर लिया। क्लास खत्म होने तक उन्होंने कई बोतलें भर ली थीं। इससे मैडम पॉम्फ्री खुश हो जाएंगी, प्रोफेसर स्प्राउट बोली, जब उन्होंने आखिरी बोतल पर कॉर्क का ढक्कन लगाया। अम्लकंद का यह रस यानी अम्ल रस जिद्दी मुहासों के उपचार की बहुत बढ़िया दवा है,
इससे विद्यार्थियों को अपने मुहासों से छुटकारा पाने के लिए खतरनाक काम नहीं करने पड़ेंगे, जैसा बेचारी एलोइस मिजेन ने किया था। मेहनतकश हाउस की हन्ना एबॉट धीरे से बोली। उसने अपने मुहासों को शाप से हटाने की कोशिश की थी। मूर्ख लड़की, प्रोफेसर स्प्राउट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन इस चक्कर में उसकी नाक ही एक तरफ से हट गई। मैडम पॉम्फ्री को उसकी नाक दोबारा सही करनी पड़ी। तभी भीगे मैदान के पार महल में एक तेज घंटी बजी, जो इस बात का संकेत थी कि पीरियड खत्म हो चुका है। क्लास 2 हिस्सों में बंट गई। मेहनतकश के विद्यार्थी पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर रूपांतरण की क्लास में जाने लगे और गरुड़द्वार के विद्यार्थी दूसरी दिशा में जाने लगे। वे घास के ढलान भरे मैदान पर चलकर हैग्रिड के लकड़ी के कैबिन की तरफ जा रहे थे, जो अंधेरे जंगल के किनारे पर बना था। हैग्रिड अपने कैबिन के बाहर ही खड़ा था। उसका एक हाथ उसके विशाल काले बॉरहाउंड कुत्ते फैंग के पट्टे पर था। उसके पैरों के पास जमीन पर लकड़ी के कई बक्से खुले हुए थे। फैंग कूं कूं कर रहा था और हैग्रिड की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। यह स्पष्ट था कि वह बक्सों के अंदर रखी चीजों को ज्यादा करीब से देखना चाहता था। जैसे ही बच्चे पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी खड़खड़ की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे मोटे धमाके हो रहे हों। गुड मॉर्निंग, हैग्रिड ने हैरी, रॉन और हरमाइनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। नाग शक्ति के विद्यार्थियों का इंतजार कर लेते हैं। वे इस सबक को नहीं चूकना चाहेंगे। विस्फोटक अग्निडंक। क्या कहा? रॉन बोला। हैग्रिड ने बक्सों की तरफ इशारा किया। आ! लेवेंडर ब्राउन पीछे की तरफ उछलते हुए चीखी। हैरी की राय में ही विस्फोटक अग्निडंक का अच्छा वर्णन था। वे बेडौल थे और बिना सिर वाले समुद्री झींगे की तरह दिख रहे थे। वे पीले और गंदे थे। उनके पैर बहुत अजीब जगहों से बाहर निकल रहे थे और उनके सिर तो नजर ही नहीं आ रहे थे। हर बक्से में 100 अग्निडंक थे, जो लगभग 6 इंच लंबे थे। ये अजीब से प्राणी रेंग कर एक दूसरे पर चढ़ रहे थे और बक्सों के सिरों से टकरा रहे थे। उनके पास से सड़ी हुई मछली जैसी बहुत बुरी बदबू आ रही थी। कभी कभार किसी अग्निडंक के सिरे से चिंगारियां निकलती थीं और वह धमाके की आवाज के साथ कुछ इंच आगे उछल जाता था। अभी अभी पैदा हुए हैं, हैग्रिड ने गर्व से कहा। इसलिए तुम लोग उन्हें बचपन से पाल सकते हो। हमने सोचा कि हम इसका प्रोजेक्ट रख देते हैं। तभी एक ठंडी आवाज आई। हम उन्हें पालना ही क्यों चाहेंगे? नागशक्ति के विद्यार्थी वहां आ गए थे और यह बात ड्रेको मैल्फॉय ने पूछी थी। क्रैब और गॉयल उसकी बात पर ही करने लगे। यह सवाल सुनकर हैग्रिड हैरान रह गया। मेरा मतलब है, वे करते क्या हैं? मैल्फॉय ने पूछा। उनसे हमें क्या फायदा होगा? हैग्रिड ने अपना मुंह खोला और अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। कुछ पल रुकने के बाद उसने अटपटे अंदाज में कहा, यह हम अगले सबक में बताएंगे मैल्फॉय। आज तुम उन्हें बस खाना खिलाओ। देखो, तुम उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना। हम उन्हें पहली बार पाल रहे हैं, इसलिए हमें यह पता नहीं है कि वे क्या खाते हैं। हमारे पास अंडे, मेंढकों के लिवर और थोड़े से घास वाले सांप हैं। उन्हें हर चीज खिलाकर देखना पड़ेगा। पहले अम्लकंद का रस और अब यह, सीमस बुदबुदाया। हैग्रिड के गहरे प्रेम के कारण ही हैरी, रॉन और हरमाइनी ने अपनी मुट्ठियों में मेंढक के लिवर को भरा और उसे बक्सों में नीचे करके विस्फोटक अग्निडंकों को ललचाने की कोशिश की। हैरी को लग रहा था कि इस पूरी कवायद का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे अग्निडंकों का मुंह ही नहीं था। आउच! लगभग 10 मिनट बाद डीन थॉमस चीखा, इसने मुझे घायल कर दिया। हैग्रिड चिंतित होकर जल्दी से उसके पास पहुंचा। इसके सिरे पर विस्फोट हो गया, डीन गुस्से से बोला और उसने हैग्रिड को अपना जला हुआ हाथ दिखाया।
हाँ, जब वे विस्फोट करते हैं तो ऐसा हो सकता है, हैग्रिड ने सिर झुकाते हुए कहा। आह! लेवेंडर ब्राउन ने एक बार फिर कहा। हैग्रिड, इन पर यह नुकीली चीज क्या है? ओह, उनमें से कुछ के डंक हैं, हैग्रिड ने उत्साह से कहा। लेवेंडर ने तत्काल अपना हाथ बक्से से दूर हटा लिया। हमें लगता है डंक वाले अग्निडंक नर हैं, मादाओं के पेट में चूसने वाली चीज है। हमें लगता है उससे वे खून चूसती होंगी। अच्छा, अब मैं समझ गया कि हम उन्हें क्यों पाल रहे हैं, मैल्फॉय ने व्यंग से कहा। ऐसे जानवरों को भला कौन नहीं पालना चाहेगा जो एक साथ जला भी सकें, काट भी सकें और डंक भी मार सकें। वे सुंदर नहीं है, इसका यह मतलब नहीं कि वे उपयोगी नहीं हैं, हरमाइनी ने उसकी बात काटते हुए कहा। ड्रैगन का खून बहुत जादुई होता है, लेकिन कोई ड्रैगन को तो पालना नहीं चाहेगा, है ना? हैरी और रॉन हैग्रिड की तरफ देखकर मुस्कुराए, जो अपनी खिचड़ी दाढ़ी के पीछे धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। हैग्रिड ड्रैगन पालना चाहता था। यह हैरी, रॉन और हरमाइनी बहुत अच्छी तरह जानते थे। जब वे लोग फर्स्ट ईयर में थे, तब हैग्रिड ने एक ड्रैगन को कुछ समय तक पाला भी था। वह नॉर्वे का सीढ़ीदार ड्रैगन था, जिसका नाम नॉर्बर्ट था। दरअसल हैग्रिड को दैत्याकार जानवर पसंद थे। वे जितने ज्यादा खूंखार होते थे, उसे उतने ही ज्यादा अच्छे लगते थे। इसमें एक बात ही अच्छी है, कम से कम अग्निडंक छोटे हैं, रॉन बोला, जब वे 1 घंटे बाद लंच करने के लिए महल की तरफ लौटने लगे। वे अभी छोटे हैं, हरमाइनी ने चिढ़कर कहा। लेकिन जब हैग्रिड को यह पता चल जाएगा कि वे क्या खाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ही समय में वे 6 फुट लंबे हो जाएंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उनसे समुद्री यात्रा के वमन का इलाज हो सकता हो या कोई और फायदेमंद काम हो सकता हो, है ना? रॉन ने उसकी तरफ मुस्कुराकर चालाकी से देखते हुए कहा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने वह बात सिर्फ मैल्फॉय का मुंह बंद करने के लिए कही थी, हरमाइनी बोली। सच तो यह है कि मेरे हिसाब से मैल्फॉय सही कह रहा था। अग्निडंकों के साथ सबसे अच्छा काम यही किया जा सकता है कि वे हम पर हमला करें, इससे पहले ही हम उन्हें कुचल कर मार दें। वे गरुड़द्वार की टेबल पर बैठ गए और लैम्ब चॉप्स और आलू खाने लगे। हरमाइनी इतनी तेजी से खा रही थी कि हैरी और रॉन उसे घूर कर देखने लगे। रॉन ने कहा, ओह, क्या यह घरेलू जिन्नों के अधिकारों की लड़ाई में तुम्हारा नया कदम है कि तुम उनका बनाया पूरा खाना चट कर जाना चाहती हो? नहीं, हरमाइनी ने मुंह में अंकुरित दाल भरी होने के बाद भी गरिमापूर्ण ढंग से कहा, मैं तो बस लाइब्रेरी जाना चाहती हूं। क्या? रॉन ने हैरानी से कहा। हरमाइनी, आज स्कूल में हमारा पहला दिन है, हमें होमवर्क भी नहीं मिला है। हरमाइनी ने कंधे उचकाए और इतनी तेजी से खाना खाती रही जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। फिर वह खड़ी हुई और बोली, डिनर के वक्त मिलते हैं। इसके बाद वह तेजी से चली गई। जब दोपहर की क्लास शुरू होने का संकेत देने वाली घंटी बजी, तो हैरी और रॉन उत्तरी मीनार की तरफ चल दिए। घुमावदार सीढ़ियों से होकर सबसे ऊपर पहुंचने के बाद उन्हें एक सफेद सीढ़ी लटकती हुई दिखाई दी। वह सीढ़ी उन्हें छत में बने एक गोल चोर दरवाजे के अंदर ले गई। अब वे प्रोफेसर ट्रेलॉनी की क्लास में पहुंच गए थे। जैसे ही वे लटकती हुई सीढ़ी पर चढ़कर क्लास में पहुंचे, आग से निकल रही जानी पहचानी भीनी भीनी खुशबू उनके नथुनों में घुस गई। हमेशा की तरह ही सभी पर्दे बंद थे और गोलाकार कमरे में धीमी लाल रोशनी थी। यह रोशनी कई लैंपों से होकर आ रही थी, जो स्कार्फ और शॉल से ढके हुए थे। हैरी और रॉन कमरे में रखी कुर्सियों और मोटे कुशनों के पास से होकर गुजरे और एक छोटी गोल टेबल के आसपास बैठ गए। गुड डे! हैरी को अपने पीछे से प्रोफेसर ट्रेलॉनी की अस्पष्ट आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वह उछल पड़ा। प्रोफेसर ट्रेलॉनी
बड़े चश्मे वाली बहुत दुबली पतली महिला थीं। चश्मे के कारण उनकी आंखें उनके चेहरे के हिसाब से बहुत बड़ी नजर आती थीं। वे हैरी को बड़े दुख भरे अंदाज में देख रही थीं। सच तो यह था कि वे हैरी को जब भी देखती थीं, इसी दुख भरे अंदाज में देखती थीं। आग की रोशनी में उनके शरीर पर बहुत से मन के हार और चमचमाते कड़े दिख रहे थे। तुम परेशान हो बच्चे? उन्होंने सहानुभूति भरी आवाज में हैरी से कहा। मेरी अंदरूनी आंख तुम्हारे बहादुर चेहरे के पीछे जाकर तुम्हारी परेशान आत्मा में झांक रही है, और मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी चिंताएं निराधार नहीं हैं। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे सामने बहुत सी मुश्किलें हैं। बहुत ही मुश्किल समय आने वाला है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम जिस चीज से डर रहे हो वह सचमुच होकर रहेगी, और शायद वह तुम्हारे अनुमान से कहीं ज्यादा जल्दी होगी। उनकी आवाज धीमी होते होते लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। रॉन ने अपनी आंखें चढ़ाकर हैरी को देखा, जो उसे घूरने लगा। प्रोफेसर ट्रेलॉनी उनके पास से गुजरकर आग के सामने एक बड़ी कुर्सी पर बैठ गईं और विद्यार्थियों को देखने लगीं। लेवेंडर ब्राउन और पार्वती पाटिल प्रोफेसर ट्रेलॉनी को बहुत पसंद करती थीं और वे उनके बहुत करीब रखे कुशनों पर बैठती थीं। बच्चों, अब समय आ गया है कि हम सितारों का अध्ययन करें, प्रोफेसर ट्रेलॉनी बोली। ग्रहों की गतियों और उनके द्वारा उजागर की जाने वाली रहस्यमयी बातें सिर्फ उन्हीं को समझ आती हैं जो सृष्टि के नृत्य की ताल को समझते हैं। इंसान की तकदीर सिर्फ ग्रहों की किरणों द्वारा ही समझी जा सकती हैं, जो आपस में मिलकर। लेकिन हैरी का ध्यान भटक गया था। प्रोफेसर ट्रेलॉनी के कमरे में जल रही आग की अजीब सी खुशबू से उसे हमेशा नींद सी आने लगती थी। इस कारण प्रोफेसर ट्रेलॉनी की भविष्य बताने वाली बातों में उसका मन नहीं लगता था। हालांकि वह उस बात के बारे में सोचता रहा जो उन्होंने अभी अभी कही थी। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम जिस चीज से डर रहे हो वह सचमुच होकर रहेगी। हैरी ने चिढ़ते हुए सोचा, हरमाइनी की बात सही थी। प्रोफेसर ट्रेलॉनी सचमुच धोखेबाज थीं। उसे इस वक्त किसी भी चीज का डर नहीं था, जब तक कि यह सीरियस के पकड़े जाने का डर न हो। लेकिन प्रोफेसर ट्रेलॉनी इस बारे में कैसे जान सकती हैं? वह बहुत पहले ही इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि उनकी भविष्यवाणियां अंदाजों और अनुमानों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही बार उन्होंने सच्ची भविष्यवाणी की थी। पिछले सत्र के आखिर में उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि वोल्डेमॉर्ट दोबारा ताकतवर बन जाएगा, और जब हैरी ने डंबलडोर को इसके बारे में बताया था तो उन्होंने भी कहा था कि यह भविष्यवाणी सच्ची थी। हैरी, रॉन बुदबुदाकर बोला। क्या? हैरी ने चारों तरफ देखा। क्लास के सभी विद्यार्थी उसे घूर कर देख रहे थे। वह सीधा बैठ गया। गर्मी और अपने विचारों में खोने के कारण वह लगभग सो गया था। प्रोफेसर ट्रेलॉनी उसकी तरफ देखकर बोल रही थीं। बच्चे, मैं कह रही थी कि तुम निश्चित रूप से शनि ग्रह के अनिष्टकारी प्रभाव में पैदा हुए होगे। उनकी आवाज में इस बात को लेकर थोड़ी सी चिढ़ का भाव था कि वह उनके शब्दों को पूरे ध्यान से नहीं सुन रहा था। हैरी ने कहा, सॉरी, किसके प्रभाव में पैदा हुआ था? शनि के प्रभाव में बच्चे, शनि के प्रभाव में, प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने कहा, जो इस बात से स्पष्ट रूप से चिढ़ी हुई दिख रही थीं कि वह इस खबर से विचलित नहीं हुआ था। मैं यह कह रही थी कि तुम्हारे जन्म के समय आकाश में शनि शक्तिशाली स्थिति में रहा होगा। तुम्हारे काले बाल, तुम्हारा छोटा कद, इतनी कम उम्र में इतना दुखद विछोह। बच्चे, मुझे लगता है कि तुम कड़ाके की ठंड के मौसम में पैदा हुए होगे। नहीं, हैरी बोला, मैं तो जुलाई में पैदा हुआ था। रॉन ने जल्दी से अपनी हंसी को रोककर उसे खांसी में बदल दिया।
आधे घंटे बाद उन सभी को एक जटिल गोल चार्ट दे दिया गया। वे सभी अपने जन्म के समय ग्रहों की स्थिति लिखने की कोशिश कर रहे थे। यह काम काफी नीरस था और इसमें बार बार ग्रह तालिका देखने और कोणों की गणना करने की जरूरत थी। कुछ समय बाद हैरी ने त्योरियां चढ़ाकर अपने चर्मपत्र की तरफ देखते हुए कहा, मेरे चार्ट में 2 नेपच्यून हैं। यह सही नहीं हो सकता, है ना? हाँ। रॉन ने प्रोफेसर ट्रेलोनी की रहस्यमयी फुसफुसाहट की नकल करते हुए कहा, हैरी, जब आकाश में 2 नेपच्यून दिखें तो यह इस बात की पक्की निशानी है कि चश्मे वाला एक नाटा लड़का पैदा होने वाला है। यह बात सुनकर पास बैठे सीमस और डीन जोर जोर से खीखी करने लगे, हालांकि इतनी जोर से नहीं कि लेवेंडर ब्राउन की रोमांचित चीखें दब जाएं। ओह प्रोफेसर, देखिए तो सही, मुझे लगता है कि मेरे चार्ट में एक ग्रह पर तो किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि ही नहीं है। ओह, यह कौन सा ग्रह है प्रोफेसर? यह यूरेनस है बच्ची। प्रोफेसर ट्रेलोनी ने उसकी कुंडली की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा। रॉन बोला, जरा मुझे भी तो अपना यूरेनस दिखाओ लेवेंडर। दुर्भाग्य से प्रोफेसर ट्रेलोनी ने उसकी बात सुन ली और शायद इसी कारण उन्होंने उन सभी को क्लास के आखिर में बहुत सारा होमवर्क दे दिया। अपने हवाबाजी के अंदाज को छोड़कर वे प्रोफेसर मैकगोनागल की तरह तेज आवाज में बोलीं, विस्तार से विश्लेषण करना कि अगले महीने में ग्रहों की गतियों का तुम्हारी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह काम अगले सोमवार तक हो जाना चाहिए और ध्यान रहे कोई बहाना नहीं चलेगा। बकवास, रॉन चिढ़ते हुए बोला जब वे सीढ़ियां उतरकर बड़े हॉल में डिनर करने के लिए लौटे। इसमें तो पूरा शनिवार और रविवार लग जाएगा, है ना? बहुत होमवर्क मिला है। हरमाइनी लपक कर उनके पास आते हुए बोली, प्रोफेसर वेक्टर ने तो हमें कोई होमवर्क ही नहीं दिया। प्रोफेसर वेक्टर का बेड़ा गर्क हो, रॉन ने चिढ़कर कहा। वे प्रवेश द्वार तक पहुंच गए, जो डिनर के लिए लाइन लगाए विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। वे अभी लाइन के सिरे पर खड़े ही हुए थे कि तभी उन्हें अपने पीछे से एक तेज आवाज सुनाई दी, वीजली, सुनो वीजली। हैरी, रॉन और हरमाइनी मुड़े। वहां मैलफॉय, क्रैब और गॉयल खड़े थे और वे सभी बड़े खुश दिख रहे थे। क्या? रॉन ने धीरे से पूछा। तुम्हारे डैडी के बारे में खबर छपी है वीजली। मैलफॉय दैनिक जादूगर अखबार लहराते हुए जोर से बोला, ताकि खचाखच भरे प्रवेश हॉल में मौजूद सभी विद्यार्थी उसकी बात सुन लें। जरा सुनो तो सही। जादू मंत्रालय की गलतियां। विशेष संवाददाता रीटा स्कीटर के अनुसार ऐसा लगता है कि जादू मंत्रालय की परेशानियों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। हाल ही में हुए क्विडिच वर्ल्ड कप के दौरान मंत्रालय ने भीड़ को संभालने के लिए पुख्ता कदम नहीं उठाए थे, जिसके लिए इसकी काफी आलोचना हुई थी। इसके अलावा यह अपनी एक लापता जादूगरनी के बारे में भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया था। कल मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग के अर्नोल्ड वीजली की अजीब हरकतों के कारण मंत्रालय एक बार फिर परेशानी में पड़ गया। यहां पर मैलफॉय रुक गया और सिर उठाकर रॉन की तरफ देखने लगा। उसने कहा, जरा देखो तो सही, अखबार वालों ने उनका नाम भी गलत छापा है वीजली। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे डैडी को कोई जानता ही नहीं है ना? प्रवेश हॉल में मौजूद सभी विद्यार्थी अब मैलफॉय की बात सुनने लगे थे। मैलफॉय ने झटके से अखबार सीधा किया और पढ़ने लगा। आर्नोल्ड वीजली, जिन पर 2 साल पहले उड़ती हुई कार के मालिक होने का आरोप लगा था, कल कई मगलू कानून रक्षकों पुलिस के साथ भिड़ गए। मामला बेहद आक्रामक कूड़ेदानों के बारे में था। ऐसा लगता था कि मिस्टर वीजली बावरे नैन मूडी की मदद करने के लिए वहां गए थे। मूडी पूर्व औरत हैं, जिन्हें मंत्रालय से उस समय निकाल दिया गया था जब वे हाथ मिलाने और हत्या की कोशिश करने के बीच में फर्क ही नहीं पहचान पा रहे थे। इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि मिस्टर मूडी के घर पर पहुंचने के बाद मिस्टर वीजली ने देखा कि मिस्टर मूडी ने एक बार फिर खामखा तूफान मचा दिया था।
मिस्टर वीजली को पुलिस वालों से बचने के लिए पहले कई लोगों की याददाश्त बदलनी पड़ी, लेकिन जब दैनिक जादूगर ने उनसे पूछा कि उन्होंने मंत्रालय को इतनी शर्मनाक स्थिति में क्यों डाला, तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। और एक तस्वीर भी छपी है वीजली। मैल्फॉय ने अखबार को पलटाकर और ऊपर उठाकर तस्वीर दिखाते हुए कहा, इसमें तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं, अगर तुम इसे घर कहते हो। तुम्हारी मम्मी बहुत मोटी हैं, है ना? रॉन गुस्से से कांपने लगा। सभी विद्यार्थी उसे घूर कर देख रहे थे। दफा हो जाओ मैल्फॉय, हैरी बोला। चलो रॉन। ओह हां, तुम भी तो इस गर्मी में उन्हीं के घर रुके थे, है ना पॉटर? मैल्फॉय ने व्यंग से कहा। मुझे बताओ, क्या उसकी मम्मी सचमुच इतनी मोटी हैं या फिर वे तस्वीर में ही ऐसी दिख रही हैं? तुम अपनी मम्मी के बारे में बताओ मैल्फॉय, हैरी ने कहा। उसने और हरमाइनी दोनों ने ही रॉन के दुशाले के पिछले हिस्से को पकड़ लिया ताकि वह कहीं मैल्फॉय पर छलांग न लगा दे। उनके चेहरे पर ऐसा भाव क्यों रहता है जैसे उनकी नाक के नीचे गोबर रखा हो? क्या वे हमेशा ही ऐसी दिखती हैं, या फिर ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम उनके साथ थे? मैल्फॉय का पीला चेहरा थोड़ा गुलाबी पड़ गया। मेरी मम्मी का अपमान करने की जुर्रत मत करना पॉटर। तो फिर अपना गंदा मुंह बंद रखो, हैरी ने मैल्फॉय की तरफ अपनी पीठ करते हुए कहा। धाड़! कई लोगों की चीख निकल गई। हैरी को ऐसा लगा जैसे कोई सफेद गर्म चीज उसके चेहरे को छूती हुई निकल गई। उसने छड़ी निकालने के लिए दुशाले में हाथ डाला, लेकिन वह छड़ी निकाल पाता इससे पहले ही उसे धाड़ की एक और तेज आवाज सुनाई दी। प्रवेश हॉल में एक आवाज गूंजी। ऐसा अब कभी मत करना लड़के। हैरी ने पलट कर देखा। प्रोफेसर मूडी संगमरमर की सीढ़ियों से लंगड़ाकर उतर रहे थे। उनकी छड़ी बाहर निकली हुई थी और एक सफेद नेवले की तरफ तनी हुई थी, जो पत्थर के फर्श पर कांप रहा था। यह नेवला ठीक उसी जगह पर था जहां मैल्फॉय खड़ा था। प्रवेश हॉल में दहशत भरी खामोशी छा गई। मूडी के अलावा कोई भी सांस तक नहीं ले रहा था। मूडी हैरी की तरफ देखने के लिए मुड़े, यानी उनकी सामान्य आंख हैरी की तरफ देख रही थी, जबकि उनकी दूसरी आंख उनके सिर के पिछले हिस्से की तरफ देख रही थी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मूडी ने गुर्राते हुए हैरी से पूछा। उनकी आवाज धीमी और भर्राई हुई थी। नहीं, हैरी ने कहा। बाल बाल बच गया। उसे हाथ मत लगाना, मूडी चिल्लाए। हाथ मत लगाना? किसे? हैरी ने हैरानी से पूछा। मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, उससे कह रहा हूं। मूडी ने अपने पीछे क्रैब की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो सफेद नेवले को उठाने ही वाला था, लेकिन अब रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे मूडी की नकली आंख जादुई थी और वह उनके सिर के पीछे से भी देख सकती थी। मूडी लंगड़ाते हुए क्रैब, गॉयल और नेवले की तरफ बढ़े। मूडी को आते देखकर नेवले ने दहशत भरी चीख निकाली और तहखाने की तरफ भागने लगा। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, मूडी गरजे और उन्होंने दोबारा अपनी छड़ी नेवले की तरफ कर दी। नेवला हवा में 10 फुट ऊपर उछला और धम्म के साथ फर्श पर गिर पड़ा। फिर वह एक बार और उछला। मुझे वे लोग पसंद नहीं हैं जो अपने विरोधी पर पीठ पीछे से वार करते हैं, मूडी गरजे, जब नेवला दर्द से चीखते हुए ऊंचा और ऊंचा उछलता रहा। यह कायरता भरा, घिनौना और घटिया काम है। नेवला हवा में उछलता रहा। उसके पैर और पूंछ हवा में फड़फड़ा रहे थे। दोबारा कभी ऐसा मत करना, मूडी ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, जब नेवला पत्थर के फर्श पर गिरकर बार बार ऊपर उछलता रहा। प्रोफेसर मूडी, एक सदमे भरी आवाज आई। प्रोफेसर मैगोनिगल हाथ में किताबें लेकर संगमरमर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं। हेलो प्रोफेसर मैगोनिगल, मूडी ने शांत स्वर में कहा और नेवले को थोड़ा और ऊपर उछाल दिया। आप
आप क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर मैकगोनागल ने पूछा। उनकी आंखें हवा में उछलते गिरते नेवले पर टिकी हुई थीं। सबक सिखा रहा हूं, मूडी ने कहा। सबक सिखा रहे हैं? मूडी, क्या यह कोई विद्यार्थी है? प्रोफेसर मैकगोनागल चीखीं और उनके हाथ से किताबें गिर गईं। हां, मूडी ने जवाब दिया। नहीं, प्रोफेसर मैकगोनागल चीखीं। वे भागती हुई सीढ़ियों से उतरीं और उन्होंने अपनी छड़ी बाहर निकाल ली। एक पल बाद एक तेज आवाज के साथ ड्रेको मैल्फॉय दोबारा नजर आने लगा। वह फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके सुनहरे बाल उसके गुलाबी हो चुके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह घबराकर खड़ा हुआ। मूडी, हम सजा देने के लिए रूपांतरण का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कमजोर आवाज में कहा। निश्चित रूप से प्रोफेसर डंबलडोर ने आपको यह बताया होगा। हो सकता है उन्होंने बताया हो, मूडी ने लापरवाही से अपनी ठुड्डी खुजाते हुए कहा। लेकिन मुझे लगता है सही तरह से सबक सिखाने का यह अच्छा तरीका होगा। मूडी, विद्यार्थियों की गलती पर हम सजा देते हैं या गलती करने वाले के हाउस के प्रमुख से शिकायत करते हैं। तब तो मैं यह काम भी करूंगा, मूडी ने मैल्फॉय को बहुत नापसंदगी से घूरते हुए कहा। दर्द और अपमान के कारण मैल्फॉय की पीली आंखों में आंसू भर आए थे। उसने मूडी की तरफ चिढ़कर देखा और बुदबुदाने लगा, जिसमें मेरे डैडी शब्द साफ सुनाई दे रहा था। ओह हां, मूडी ने धीरे से कुछ कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, जिससे हॉल में उनके लकड़ी के पैर की ठक ठक की आवाज गूंजने लगी। मैं तुम्हारे डैडी को बहुत पहले से जानता हूं लड़के। तुम उन्हें बता देना कि मूडी उनके बेटे पर नजदीकी नजर रख रहा है। तुम उन्हें मेरी तरफ से यह बता देना। अब तुम्हारे हाउस का प्रमुख स्नेप होगा, है ना? हां, मैल्फॉय ने चिढ़कर कहा। एक और पुराना दोस्त, मूडी गुर्राए। मैं स्नेप से बातचीत करने के लिए बेताब हूं। चलो, मुझे उसके पास ले चलो। वे मैल्फॉय की बांह पकड़कर उसे तहखाने की तरफ ले गए। प्रोफेसर मैकगोनागल ने चिंता से कुछ पल तक उनकी तरफ देखा। फिर उन्होंने अपनी गिरी हुई किताबों की तरफ छड़ी हिलाई, जिससे वे हवा में उड़कर दोबारा उनके हाथ में आ गईं। मुझसे कुछ मत बोलना, रॉन ने धीरे से हैरी और हरमाइनी से कहा, जब वे कुछ देर बाद गरुड़द्वार की टेबल पर बैठ गए। हर तरफ सभी विद्यार्थी रोमांचित होकर नेवले वाली घटना के बारे में बातें कर रहे थे। क्यों? हरमाइनी ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मैं इस घटना को अपनी याददाश्त में हमेशा के लिए जमा लेना चाहता हूं, रॉन ने अपनी आंखें बंद करते और अपने चेहरे पर खुशी का भाव लाते हुए कहा। ड्रेको मैल्फॉय, उछलता हुआ नेवला। हैरी और हरमाइनी दोनों हंस दिए। फिर हरमाइनी उन सब की प्लेटों में खाना परोसने लगी। वैसे मैल्फॉय को वास्तव में भी चोट पहुंच सकती थी, वह बोली। दरअसल यह अच्छा रहा कि प्रोफेसर मैकगोनागल ने उन्हें रोक लिया। हरमाइनी, रॉन गुस्से से अपनी आंखें दोबारा खोलते हुए बोला, तुम मेरी जिंदगी के सबसे यादगार पल को बर्बाद कर रही हो। हरमाइनी ने अधीरता भरी आवाज निकाली और एक बार फिर तेजी से खाने लगी। हैरी ने उसे देखते हुए कहा, यह मत कहना कि तुम आज शाम को भी लाइब्रेरी जा रही हो। जाना ही पड़ेगा, हरमाइनी ने कहा। बहुत काम करना है। लेकिन तुमने तो हमसे कहा था कि प्रोफेसर वेक्टर ने तुम्हें कोई होमवर्क नहीं दिया है। यह पढ़ाई का काम नहीं है, उसने कहा। 5 मिनट में हरमाइनी ने अपनी प्लेट साफ कर दी और लाइब्रेरी चली गई। जैसे ही वह गई, फ्रेड वीजली आकर उसकी खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने कहा, मूडी कितने मजेदार हैं, जोरदार से भी ज्यादा। जॉर्ज ने फ्रेड के सामने बैठते हुए कहा, महा जोरदार। जुड़वा भाइयों के सबसे अच्छे मित्र ली जॉर्डन ने जॉर्ज के पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसने हैरी और रॉन को बताया, आज दोपहर को उन्होंने हमारी क्लास में पढ़ाया था। वे कैसा पढ़ाते हैं? हैरी ने उत्सुकता से पूछा।
फ्रेड, जॉर्ज और ली ने अर्थपूर्ण निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। फ्रेड बोला, आज तक ऐसी क्लास नहीं हुई। ली ने कहा, वे सचमुच जानते हैं। रॉन ने आगे झुकते हुए कहा, क्या जानते हैं? जानते हैं कि यह काम कैसे किया जाता है, जॉर्ज ने कहा। हैरी ने पूछा, कौन सा काम? काले जादू से मुकाबला, फ्रेड ने जवाब दिया। जॉर्ज बोला, उन्हें इसका अनुभव है। ली ने कहा, अद्भुत आदमी है। रॉन ने अपने बैग में हाथ डालकर टाइम टेबल निकाला। फिर वह निराश होकर बोला, उनकी क्लास तो गुरुवार तक नहीं होगी।